अच्छा, जिन्होंने भी रिसेंटली कैफ पढ़ा है ना, उन्होंने ये चीज पढ़ी होगी, ये 2019 में आया था सिलेबस में, तो 19 ऑनवर्ड ये कैफ में था। तो जिन्होंने कैफ 2019 ऑटम से ऑनवर्ड पढ़ा है, उन्होंने ये कैफ में पढ़ा है, इसलिए मैं इसको एसोसिएट कह के रिवाइज करा रहा हूं। वैसे ये है IAS 28, एसोसिएट्स IAS 28 है। जो पहले हम पढ़ रहे थे कंसोलिडेशन, वो IFRS 3 और IFRS 10 था। ये है IAS 28। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक कंपनी है P, एक कंपनी है S। S के शेयर कैपिटल के बहुत सारे हिस्सेदार थे, उनमें से 75% P के पास था, तो P कहलाया पेरेंट और ये सब्सिडरी। एक कंपनी है A, इसके शेयर कैपिटल के भी बहुत सारे हिस्सेदार हैं, उनमें से कुछ शेयर इसके पास भी हैं। अच्छा, ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे इसके पास। जब ये डिस्कशन कर लेंगे तो फिर ये भी हो सकता है कि शेयर्स इसके की बजाय इसके पास हैं। ज्यादा डिस्कशन हम इस पे करेंगे कि ए के शेयर्स पी के पास हैं। सारी एडजस्टमेंट सिखाऊंगा मैं पी के एतबार से। जब ये पक्का कर लेंगे, देखूंगा शायद बीच में मुझे मुनासिब लगा तो बीच में बता दूंगा, अदरवाइज इसको पूरा तैयार विद प्रैक्टिस करने के बाद बताऊंगा। इसके शेयर्स अगर इसके पास हैं तो वो पढ़ाने लगा हूं टॉपिक। जब ये पक्का कर लेंगे तो ये भी हो सकता है कि इसके शेयर्स इसकी बजाय एस के पास हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन पहले डिस्कशन हम पी के हिसाब से कर रहे होंगे। इसके शेयर्स इसके पास लेट से 30% है, इसका इस पे कंट्रोल है? कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल कब होता? अगर 50 से ज्यादा होता तो। लेकिन ये इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है और वो डायरेक्टर्स उछल कूद कर सकते हैं। जब मीटिंग हो रही होगी ना तो शोर शोर डाल लेंगे वो, बेशक कंट्रोल नहीं होगा, अपोजिशन होती जैसे, तो ये इसको कंट्रोल तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन इसकी डिसीजन मेकिंग में ये शोर डाल लेगा। उस शोर डालने को अंग्रेजी में कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इधर है कंट्रोल और इधर है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और ये 30 मैंने मिसाल लिखी है। तो ये इसका एसोसिएट है। अब इसने जो इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट को कैसे अकाउंट फॉर किया जाएगा, इसको कहते हैं इक्विटी मेथड। तो मैं आपको इक्विटी मेथड पढ़ाने लगा हूं, और ये दोनों में एप्लीकेबल है। यानी पी अपनी बैलेंस शीट में इस इन्वेस्टमेंट को कैसे शो करेगा, उसके लिए भी यही बात एप्लीकेबल है, और ग्रुप बैलेंस शीट में कैसे शो करेगा, उसके लिए भी यही बात एप्लीकेबल है। इन्वेस्टमेंट इन ए को बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करना है, ये इक्विटी मेथड है। पी की इंडिविजुअल बैलेंस शीट पे भी ये इक्विटी मेथड एप्लीकेबल है, और ग्रुप बैलेंस शीट में भी ये इक्विटी मेथड एप्लीकेबल है। लेकिन ये ए ग्रुप मेंबर नहीं कहलाता। ग्रुप ये है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप मेंबर नहीं है। यानी ये फैमिली है, ये वैसी फैमिली फ्रेंड कह लें, ये ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो ए में इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में, एसओसीआई में कैसे प्रेजेंट करेंगे, पी की अपनी बैलेंस शीट में भी और ग्रुप बैलेंस शीट में भी कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसको इक्विटी मेथड कहते हैं। और मैं आपको इक्विटी मेथड सिखाने लगा। अभी बैलेंस शीट सिखाता हूं, फिर अगली क्लास में इनकम स्टेटमेंट बताऊंगा। अगर ये नोट करना है तो करें, फिर मैं ठीक जिस तरह एसओएफपी 5-6 एग्जाम्पल से बताई थी, एसओसीआई एक ही एग्जाम्पल से बताई थी, तो एसोसिएट इक्विटी मेथड की एसओएफपी एक ही मिसाल से काफ़ी है। फिर वो बेस बना के उसमें एडजस्टमेंट्स डाल दूंगा। 30% पीरियड के बाद तो 30% सब्सिडी के बाद 30 उसके और 30 इसके, वो तो सब्सिडी बन जाएगी। वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप में करेंगे बात इस पर। और अगली क्लास में मैं आपको जॉइंट अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में या शायद उससे अगली क्लास में। तो फिर ना एक थ्रेश होल्ड भी बना दूंगा कि इतने से इतने परसेंट हो तो क्या, इतने से इतने परसेंट हो तो क्या, इतने से इतने परसेंट हो तो क्या। जॉइंट अरेंजमेंट पढ़ा लूँ फिर बता दूँ। ये बताऊँ, इक्विटी मेथड बता रहा हूँ और वो बता रहा हूँ एसओएफपी में। पहले एसओएफपी करते हैं, है जी।
SOFP बता रहा हूं पहले, एक एग्जांपल काफी है इसके लिए। बल्कि वन क्या, एक ही काफी है। SOFPs एज एट 31 दिसंबर 22, P, S और A इन्वेस्टमेंट in S and A others or other assets. आप बताएं। 4 Yes, sir.
जी नोटेड। और एक पॉइंट और लिख लें कि एक्विजिशन डेट पे जो एस में एनसीआई है उसकी फेयर वैल्यू 18 रुपये पर शेयर थी। चलिए, मुझसे रिक्वायर्ड है ग्रुप एसएफपी। इन्वेस्टमेंट 61,000, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। एनसीआई के पास हैं 20% शेयर्स। 800 इंटू 18 3200 14400। उस वक्त इसके नेट एसेट्स थे कैपिटल 40,000, प्रीमियम 4,000, अंदर रिजर्व्स 6,000 और रिटेन अर्निंग्स 14,000। 64,000 11400। रेहान जरा 2 मिनट उधर रुकना ताकि वो नोट करें लोग। इधर एक कॉलम बनाऊंगा बाद में। और 11 और 4 3 है 4 नहीं यार 10 4,000 का 80 3200। अभी टोटल नहीं कर रहा है इसका। एक कॉलम बनाऊंगा और 37 19 प्री 5,000 का 80 4,000। अभी टोटल नहीं किया इसका। और एनसीआई 14,400। अदर रिजर्व में इसका हिस्सा 4,000 का 20% और रिटेन्ड अर्निंग में इसका हिस्सा 5,000 का 20%। 1,000 16,200। एक लाइन छोड़ी है मैंने।
चलिए यहां तक पहुंचे, फिर आगे बताता हूं। अब इसको देखो यार, ये कवर कर लिया, वो भी देखो वो कवर नहीं किया तो। रिटेनर में जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं 80% 20% में, तो 20% को भी अगर इधर मेंशन करते हैं वो प्रेजेंटेशन मर्जी आपकी कर दें। इधर कैसे? एच शेयर ट्रांसफर टू NCA यहाँ से माइनस कर दें। जैसे ये 5000 का 4000 क्या है, इसके नीचे ही 1000 भी लिखते हैं, 4000 के नीचे 1000। जब ऐसे के एच शेयर और इसका टोटल कैसे करूँ? या इस बार के वो एच के नीचे 1000 कर लें। यहाँ 5000 माइनस 1000, 4000 इधर, मर्जी है कर लें, ऐसे करें। तो वहाँ नहीं लिखेंगे फिर 1000, वहाँ भी लिखेंगे, कर लें, 2 लाइनें और लगा लेना इधर, ऐसे 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 कर लें। हैं? नहीं नहीं ठीक है। यहां तक अगर किसी को मसला है तो मर जाए जाके। ये जो NCI है, बल्कि इससे पहले 70 प्लस 80 प्लस 50, इसको क्यों कंसोलिडेट कर रहे होते हैं? क्योंकि इसके एसेट्स पे हमारी मर्जी चल रही है, कंट्रोल चल रहा है, हमारी मर्जी के ताबे हैं, ये भी हमारी मर्जी के ताबे हैं, ये भी हमारी मर्जी के ताबे हैं, इसलिए इनको मिलाते हैं। इन पे हमारी मर्जी नहीं चल रही, इसलिए इनको कंसोलिडेट नहीं करेंगे। तो एसेट्स लायबिलिटीज एसोसिएट के कंसोलिडेट नहीं होंगे। 150 13,000। हाँ, जो एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो एक एसेट के तौर पे आएगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। लेकिन ये क्या होगा वो वर्किंग सिखाता हूं, ये चीजें जो मैं सिखा रहा हूँ। कैपिटल सिर्फ पेरेंट का 60, प्रीमियम सिर्फ पेरेंट का 6000, लायबिलिटीज P प्लस S बस 51,000। ए कंसोलिडेट नहीं होना, ठीक है, ए नहीं होना कंसोलिडेट, क्योंकि उसकी एसेट्स लायबिलिटीज पे कंट्रोल नहीं है, तो ए कंसोलिडेट नहीं होना। लेकिन इक्विटी मेथड का कॉन्सेप्ट ये क्या है वो समझिए। हम ग्रुप बैलेंस शीट बना रहे हैं और उस ग्रुप बैलेंस शीट में एसेट्स सारे के सारे कंसोलिडेट हो रहे हैं। पी और एस की बात कर रहा हूं सिर्फ। ग्रुप बैलेंस शीट में पी और एस के एसेट्स सारे कंसोलिडेट हो रहे हैं, पी और एस की लायबिलिटी सारी कंसोलिडेट हो रही हैं। एनसीआई की लाइन का क्या मकसद, क्या इंटरप्रिटेशन है कि एस की इक्विटी में एनसीआई का कितना हिस्सा है। वो एनसीआई एस को कंट्रोल तो नहीं कर रहे, लेकिन उनका एस की इक्विटी में हिस्सा है। तो एनसीआई की एस की इक्विटी में क्या हिस्सा है उसको हमने एक सिंगल वैल्यू देके यहां एक लाइन आइटम बना दिया। एनसीआई वो हैं जो एस की इक्विटी में ओनर्स हैं, कंट्रोल नहीं है, नॉन कंट्रोलिंग, लेकिन उनका इक्विटी में हिस्सा है, उसको यहां पर हमने लाइन आइटम शो किया। अच्छा, ये कैलकुलेट कैसे की?
उस वक्त एनसीआई की क्या वैल्यू थी, उस वक्त यानी एक्विजिशन डेट पे एनसीआई की क्या वैल्यू थी, और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई को समझने के लिए सिर्फ ऐसे कह लें कि अगर उस वक्त बाकी 20% शेयर्स भी कोई बेचता तो कितने के खरीदते, ये वो है। उसके बाद क्या ऐड हुआ, उसके बाद से जो एस ने कमाया उसमें 20%। तो 16,200 की इंटरप्रिटेशन ये है कि आज अभी इस वक्त एस की इक्विटी में एनसीआई वालों का कितना हक है। कैसे कैलकुलेट किया, जिस दिन खरीदे शेयर उस वक्त एनसीआई की इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू थी, उसके बाद से अदर रिजर्व्स में एनसीआई का हिस्सा, रिटेन अर्निंग में एनसीआई का हिस्सा। तो एस की इक्विटी में ये लोग इतनी वैल्यू के मालिक हैं। वैसे तो ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। ए के कितने % शेयर्स हमारे पास हैं, तो हो सकता है 70 किसी और के पास हो, जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं 70% किसी और के पास है। अब वो जो किसी और है वो ए का पेरेंट हो गया, और हम दूसरों को एनसीआई कहते थे, आज हमारे साथ भी वही हुआ, हम उसकी एनसीआई हो गए। ए के 70% शेयर्स किसी के पास हैं, वो हमें एनसीआई की नजर से देख रहा है, ये एनसीआई है, अब हम एनसीआई हैं उसकी नजर से। अच्छा, वो अगर हमारी वैल्यू कैलकुलेट करता कि हम ए की इक्विटी में कितने के मालिक हैं, तो वो ऐसे ही कैलकुलेट करता कि उस दिन हमने ए में कितनी इन्वेस्टमेंट की, प्लस उस दिन के बाद ए के रिजर्व में हमारा हिस्सा और ए की रिटेन अर्निंग में हमारा हिस्सा, ये एक वैल्यू होती। उसी वैल्यू को आज हम अपनी बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाएंगे और कहेंगे कि हम ए की इक्विटी में इतने रुपए के मालिक हैं। इसको इक्विटी मेथड कहते हैं कि हम यहां पर सिर्फ वो फिगर नहीं दिखाएंगे जितना हमने ए में इन्वेस्ट किया था, बल्कि हम कहेंगे कि आज हम ए की इक्विटी में इतने रुपए के मालिक हैं। उस वैल्यू को यहां पर हम एज एन एसेट लिखेंगे। अच्छा, निकलेगी कैसे, जब खरीदे थे तो कितने के खरीदे थे, फिर मजीद प्लस कर दें क्या, अदर रिजर्व्स में हमारा हिस्सा और उसकी रिटेन अर्निंग में हमारा हिस्सा। और बैलेंस शीट टैली करने के लिए अब हम करेंगे ये, उस वक्त एनसीआई की कितनी इन्वेस्टमेंट थी एस में, उस वक्त हमारी इन्वेस्टमेंट ए में कितनी थी, 14,000। उसके बाद अदर रिजर्व में और रिटेन अर्निंग में एनसीआई का कितना हिस्सा, इस दिन के बाद ए के अदर रिजर्व्स और ए की रिटेन अर्निंग में हमारा कितना हिस्सा, उसको इसमें भी ऐड करेंगे। और बैलेंस शीट है तो उसका दूसरा इफेक्ट भी होगा। तो इन्वेस्टमेंट में ऐड कर रहे हैं कि हमारा ए पे इतना हक है, ए के अदर रिजर्व में हमारा हिस्सा है, ए की रिटेन अर्निंग में हमारा हिस्सा है, तो वो हमारा हिस्सा ही है, तो हम साथ मिला के दिखाएं ना फिर। तो जो ए के अदर रिजर्व में हमारा हिस्सा वो यहां भी ऐड और यहां भी ऐड, और ए की रिटेन अर्निंग में हमारा हिस्सा यहां भी ऐड और यहां भी ऐड। ये इक्विटी मेथड है। तो साथ बना लेंगे ए का कॉलम, ए के आज अदर रिजर्व्स कितने हैं, 7, रिटेन अर्निंग 16, और उस वक्त जब ए को खरीदा था तो कितने थे, 11। इस 5 में हमारा हिस्सा 30%, 1500 यहां ऐड और यहां ऐड। इस 11,000 में हमारा हिस्सा 3,300 यहां ऐड और यहां ऐड। पंद्रह 700 444 ये है एसोसिएट को प्रेजेंट करने का इक्विटी मेथड।
है नहीं, यानी कंपनी को इजाज़त है कि चाहे वो अपनी बैलेंस शीट में IFRS 9 फॉलो कर ले, कॉस्ट पे शो कर दे, और ग्रुप बैलेंस शीट में तो ऐसे ही करना है। यानी ग्रुप बैलेंस शीट के लिए इक्विटी मेथड ही है। इंडिविजुअल बैलेंस शीट में इजाज़त होती है कि नहीं लगाना इक्विटी मेथड ना लगाए, IFRS 9 लगा ले। टैली ठीक। अच्छा, अभी ही मेरे ख्याल में आसान है, अगर आप समझ जाएंगे तो समझ गए तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर करना मेरी बात। अगर ये 30% शेयर्स एस के पास होते, पी नहीं एस के पास होते, तो भी ये ऐसे ही होता, यहां पर 18,800 ही आता, ये 1500 इस कॉलम की बजाय एस के कॉलम में ऐड कर देते, फिर उसके टोटल पे 80 लगा के यहां लाते। ये 3300 इस कॉलम में लिखने की बजाय इस कॉलम में लिखते, फिर जो टोटल आता उसका 80 यहां लाते और 20 NCI में लाते। ये ऐसे ही होता, ये ऐसे ही होता। एस की इन्वेस्टमेंट कहीं और थी, वो तो कहीं और थी पिछले सवालों में, क्योंकि नहीं थी, मैंने नहीं डाली सब एसोसिएट। अगर होता तो बता देते सवाल में, तो होती तो सवाल में बता देते ना, नहीं थी तो नहीं बताई। सर आपने कहा कि सेपरेटली अलाउ है कि इक्विटी मेथड का एक्सचेंज होगा, तो कंसोलिडेट करनी पड़ेगी, तो वही हो सारे इन्वेस्टमेंट एसोसिएट उसमें अगर पेरेंट ही कि वो एसोसिएट है बस, और पेरेंट इसको इक्विटी पे रखा हुआ, तो बस ठीक है भाई, मिल जाएगी साथ। जी पहले कब अभी इससे पहले जो कंसोलिडेशन कर रहे थे, तो तब तक मैंने पढ़ाई नहीं थी एसोसिएट। तब कहीं अदर इन्वेस्टमेंट थी तो वो एसोसिएट में नहीं थी, कहीं किसी का 2% खरीदे होंगे, किसी का 3% खरीदे होंगे, तो एसोसिएट तब पढ़ाई नहीं थी, था नहीं पहले से। क्या? हाँ, मैंने कहा है कि अगर P ने 30% A में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसकी बजाय 14,000 यहाँ नहीं यहाँ लिखा होता, यानी S ने इन्वेस्टमेंट A में की होती, तो भी वो ग्रुप की नज़र में वो एसोसिएट ही होती, और ये वर्किंग ऐसे ही होती, इतनी ही। यहाँ पर वो एसेट ही आता, सिर्फ यहाँ फर्क ये पड़ता कि इसके 5,000 पे 30% लगा के इस कॉलम की बजाय इस कॉलम में लिखते, क्योंकि एस का हक है उस पर। 11 पे 30 लगा के इस कॉलम में लिखने की बजाय इस कॉलम में लिखते, फिर इस कॉलम का टोटल होता, फिर इस कॉलम का टोटल होता, और 80 और 20 हो जाता है। पी ने भी 30, एस ने भी 30, वो फिर सब्सिडरी होती, वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप में पढ़ेंगे हैं। नहीं, फिर उसकी बैलेंस शीट ही उठा लेंगे ना, और सवालों में नहीं रखा होगा, मतलब अगर आपको ये टेस्ट हो रहा है तो उसने ऑलरेडी नहीं किया हुआ, तभी आपका टेस्ट हो रहा है। इसकी एडजस्टमेंट्स बतानी थी, लेकिन हैं बता दूं? चले ठीक है जी, अगली क्लास में इंशाल्लाह इसकी एडजस्टमेंट पूरी करता हूँ, और फिर इनकम स्टेटमेंट बना के इसका सवाल करते हैं। अच्छा, हर प्रोफेशनल की, हर खिलाड़ी की, हर किसी भी किस्म के टैलेंटेड इंसान की कुछ 1 या 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यानी अगर उसको कहा जी 1 वर्ड में डिफाइन कर दें बस, जैसे अगर फास्ट बॉलर को 1 वर्ड में डिफाइन करना है, फास्ट बस डेंजरस, एग्रेसिव। अच्छा, वैसे ही किसी खिलाड़ी को, मतलब अच्छा खिलाड़ी की कैरेक्टरिस्टिक की, उसकी की कैरेक्टरिस्टिक की क्वालिटी कह लें चले, हैं वो करेक्टर नहीं, सिर्फ कोई भी खिलाड़ी टॉप का खिलाड़ी है, उसमें क्या क्वालिटी, टॉप क्वालिटी होगी कि वो टॉप का खिलाड़ी बन सकता है। फिटनेस भी कह सकते हैं, हार्ड वर्क कह सकते हैं, हार्ड वर्क कह सकते हैं, टैलेंट। अच्छा चलें ठीक है, अच्छा हो सकता है ना, जो मतलब आप कोई भी बेसिक क्वालिटी अगर रखें, सबसे जरूरी क्वालिटी, तो स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बेसिक क्वालिटी हार्ड वर्क होती है। हाँ जी, अच्छा इसी तरह अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, नहीं क्वालिटी कह रहा हूँ, हैं
अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ईमानदारी, प्रोफेशनल होना चाहिए, जो प्रोफेशन से रिलेटेड हो। टीचर, नहीं ना, क्वालिटी कह रहा हूँ यार, हैं सिंसियर, हार्ड वर्क, करिश्मा, मतलब कुछ भी किसी भी पर्सन को टॉप पे देखना हो तो उसकी कोई ना कोई की कैरेक्टरिस्टिक होगी जिसपे फिर वो उसकी वो पोजीशन बनेगी। स्टूडेंट, हार्ड वर्क। अगर ये क्वालिटी नहीं होगी तो फिर टॉप पे जाना मुश्किल है, मतलब इस क्वालिटी पे वो पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी, उसमें वो जितना ज्यादा एक्सेल करता जाएगा उतना ज्यादा पोजीशन ऊपर जाती जाएगी। एक टर्म होती है हया। हया ऐसे समझ लें कि जैसे वो सर्कल में कुछ चीज़ घूम रही होती है ना, तो एक फोर्स होती है जो उसको सर्कल में रखती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो उसको सेंटर में रखती है। ज़मीन पे